বিষ্ণু মিউট আছে। हेलो हेलो আহিছে এতিয়া ঠিক আছে, এতিয়া ঠিক আছে। क्या हो गया? सैलरी, रेंट एंड रेट्स, डेप्रिसिएशन, उसके बाद कंज्यूमेबल स्टोर। ये क्या होता है? कभी सुने हो कंज्यूमेबल स्टोर? नहीं सुने हो? ओपनिंग स्टॉक था क्या ट्रेडिंग अकाउंट में? हाँ था। क्यों रखा जाता था? या फिर मेरे पास ओपनिंग स्टॉक क्यों होता था? अगर मैं प्रोडक्शन कर रहा हूँ तो मैं उसको यूज़ करूँगा ना, वही है कंज्यूमेबल स्टोर। रिश्ता वही, सोच नहीं है। ठीक है। स्टार प्लस
यही है ना? पहले अपन लोग बोलते थे ओपनिंग स्टॉक, अभी भी बोला जाता है ओपनिंग स्टॉक, लेकिन कंज्यूमेबल स्टोर उसको बोला जाता है, वो रखा जाता है ताकि उसको यूज़ करें अपन लोग और फिनिश्ड गुड्स तैयार करें। ठीक है। इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश्ड गुड्स, ये डायरेक्टली स्टॉक का बात कर रहे हैं। ठीक है। कंज्यूमेबल स्टोर और जो स्टॉक होगा ना, सिमिलर सा होगा। कंफ्यूज हो रहा है ना? यहाँ पे दो नाम लिखा है, एक ही नाम भी तो लिख सकता था। मान लो मेरे को समोसा बनाना है, ठीक है, सिर्फ मैदा का स्टॉक होने से होगा क्या? पहले क्या होगा, मैदा होगा ना, मैदा होगा, उसका साँधा जाएगा, डो बनाया जाएगा, डो बना के उसको उसका शेप दिया जाएगा, फिर उसमें आलू वगैरह डाला जाता है। पानी आ रहा है क्या मुंह से? नहीं आ रहा है ना? खाना मत, ठीक है। कब का तेल यूज़ करेगा उन लोग? देखो, जब वो मैदा है ना, वो हो गया रॉ मटेरियल। अगर मेरा सिर्फ समोसा बनाने का काम है तो जो मैदा है ना, मैं उसको बोलूँगा रॉ मटेरियल। ठीक है। जो डो होगा वो होगा वर्क इन प्रोग्रेस, उसका टोटली एक समोसा बन जाएगा, वो फिनिश्ड गुड्स। ठीक है। सिर्फ मैदा ही यूज़ कर रहा हूँ क्या मैं? बाकी सामान भी यूज़ कर रहा हूँ ना, ऑयल वगैरह भी होगा, होगा ना। तो जब मैं रॉ मटेरियल या फिनिश्ड गुड्स या वर्क इन प्रोग्रेस का बात कर रहा हूँ, तो मेरा मेन काम क्या है? समोसा बनाना। तो मैं उसी को बोलूँगा ना, मेरा ओपनिंग स्टॉक है या क्लोजिंग स्टॉक। मेनली किसको बोलूँगा? समोसा से रिलेटेड आइटम या समोसा को ही बोलूँगा, क्योंकि मेरा काम ही है समोसा बेचना। लेकिन मेरा यूज़ क्या हो रहा है? ऑयल भी तो यूज़ हो रहा है, वो भी तो कंज्यूमेबल स्टोर है, नहीं हो रहा है क्या? ऑयल यूज़ नहीं होगा, आलू भी यूज़ होता है, मसाला यूज़ होता है, लेकिन मेरा मेन काम क्या था? समोसा बनाना। तो मैं सबको एक ही डिपार्टमेंट में तो डालूंगा नहीं, मैदा वाला में सबको घुसेड़ दूंगा क्या? आपके पास क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा? आप मेनली फोकस क्या में करोगे? आपका काम समोसा बनाना, तो समोसा वाला में कॉन्सेंट्रेट करोगे ना कि ऑयल क्या है, आलू क्या है, फलना क्या है, ढिमकाना क्या है, करोगे क्या? उसी लिए कंज्यूमेबल स्टोर और इन्वेंट्री या फिर रॉ मटेरियल या फिनिश गुड्स को अलग अलग नाम बोल दिया, कंफ्यूज नहीं होने का। ठीक है। इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम कैसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा? है एक ही बार पेमेंट करते हैं अपन लोग, साल भर पेमेंट करोगे क्या इंश्योरेंस? गजब बात करते हो पांडे जी। बताओ बताओ बताओ, इंश्योरेंस प्रीमियम कैसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा? ऐसा कभी मिला है आप लोग को? मान लो कि जुलाई में मेरा ख़त्म हो गया, ठीक है, तो अगस्त 1 से मैंने इंश्योरेंस करवाया नेक्स्ट 12 मंथ्स के लिए, तो नेक्स्ट जुलाई तक जाएगा ना, लेकिन उससे पहले 31 मार्च आएगा, यहाँ पे क्लोज हो जाएगा अपना, उसके बाद ही तो जुलाई आएगा। 2 साल लग गया, मतलब सेकेंड ईयर भी टच कर दिया। मैं कंफ्यूज कराने का कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग क्लियर होने का कोशिश करना। मैं यहाँ पे जानबूझ के कंफ्यूज करा रहा हूँ। तो आप इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किससे मानोगे? क्या हो गया, इतना सन्नाटा क्यों है? हाँ, वो अगला साल भी चला गया, तो मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड हो गया। देखो तो क्या रिटर्न आने में 2 साल? हाँ, तो रेवेन्यू क्यों मान रहा है? अब 2 साल का बात करो, मैं सपोर्ट में हो, 2 साल लग रहा है, रेवेन्यू क्यों मान रहा है? एक ही बार पेमेंट होता है। हाँ, तो मैं बोला हर साल पे करना पड़ता है। मेरा जुलाई में ख़त्म हो रहा था, अगस्त में मैंने रिन्यू किया, लेकिन वो नेक्स्ट जुलाई तक चला गया, मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड हो गया। कुछ तो लोचा है इसमें, क्या हो सकता है? सोचो सोचो, क्या वो पेड़ है
व्हाइट फॉक्स गेमिंग, ये कौन है? व्हाइट फॉक्स गेमिंग, सफेद भेड़िया। बताओ, सफेद भेड़िया, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्यों हो रहा है? इंश्योरेंस। अमाउंट, अमाउंट कम है उस, पैसा कम, ज़्यादा का भी हो सकता है। मान लो मैंने सबका इंश्योरेंस करवा दिया, 1 को 2 को 3 को 4 को 5 को 6 को 7 को 8 को, सबका करवा दिया, 10,000 पर पर्सन, कितना हो गया? 80,000। तो बड़ा है ना अमाउंट, अमाउंट तो बड़ा है। ऐसे छोटा छोटा चीज़ में फंस जाओगे। क्लियर रखने का। चलो मैं जुलाई में ख़त्म हो रहा है, अगस्त से मैं रिन्यू कर रहा हूँ, लेकिन मेरे नेक्स्ट ईयर तक जा रहा है, क्योंकि वो 1 साल का प्रीमियम दे रहा है ना। 1 साल से ज़्यादा जाएगा क्या? वो जाएगा? 1 साल से पहले ख़त्म हो जाएगा वो। आज मेरा लास्ट डेट है मान लो इंश्योरेंस का, आज फिनिश्ड हो गया ना, तो कल करवाऊंगा तो मुझे 1 साल मिलेगा ना। 1 साल से ज़्यादा मिलेगा क्या? कैसे मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड हुआ? वो बस अकाउंट्स टच कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं ना। मैंने, मेरा डेट देखो ना, मैंने शुरू भी कहाँ से किया? अगस्त से शुरू किया हूँ, तो जाहिर सा बात है नेक्स्ट जुलाई तक जाएगा ही, क्योंकि मुझे 1 साल का मिलता है, उससे ज़्यादा मिलता नहीं। अब गड़बड़ ये हो जा रहा है कि 31 बीच में आ जा रहा है। अब 31 बीच में आ जा रहा है तो अपन लोग, आप लोग, मैंने नहीं किया, आप लोग ने किया, जब बचपन में करते थे अकाउंट्स, तो इंश्योरेंस का, प्रीपेड इंश्योरेंस कभी किए नहीं क्या? ट्रीटमेंट माइनस करके हटा नहीं दिए? क्यों हटा दिए? क्योंकि वो आने वाला साल से रिलेटेड था, इस साल से नहीं। और प्रॉफिट एंड लॉस क्या बोलता है? मेरे को बस इसी साल से मतलब है, ना आगू ना पीछू। क्या हुआ? यही बोलता था ना प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस क्या बोलता था? बताओ रे, इस साल क्या प्रॉफिट हुआ है? ठीक है। अब वो ना आने वाला साल ना पिछला साल को क्यों नहीं लेता था? क्योंकि वो नॉमिनल अकाउंट का मालिक था, नॉमिनल अकाउंट को वो देखता था। तो नॉमिनल अकाउंट में सारा इनकम या फिर एक्सपेंसेस आता था। ठीक है। अगर वो बोल देगा या अलाउ कर देगा कि आप जितना भी खर्चा करो मैं एक्सेप्ट कर लूँगा, क्या बोलेगा? जितना भी खर्चा करो मैं एक्सेप्ट कर लूँगा। मान लो आप लोग का प्रॉफिट आ रहा है उस साल 10 लाख, ठीक है? कितना आ रहा है? 10 लाख। तो आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा उसमें 30% देना पड़ेगा ना। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अलाउ कर देता है कि जितना भी एक्सपेंसेस करो या जितना आने वाला साल के लिए भी एक्सपेंसेस करो मैं वो एक्सेप्ट कर लूँगा, तब तो आप टैक्स बचाने के लिए तो झटाक से मार दोगे ना आने वाला 10 साल के लिए इंश्योरेंस। नहीं मारोगे? 1 साल में अगर 80,000 लग रहा है, 10 साल में 8 लाख, तो इनकम कितना हुआ? 2 लाख। 2 लाख के ऊपर ही टैक्स पड़ेगा। गड़बड़ कर देगा ना। उसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस बोलता है मुझे बस इस साल से मतलब है, ना आने वाला साल से, ना जो बीत चुका वो बीत चुका, भविष्य हम देखते नहीं। 31 मार्च तक हिसाब करो, टैक्स भरो। इंश्योरेंस का क्लियर है? हम लोग बात करते करते बहुत आगे निकल गए। इंश्योरेंस का क्लियर है? 1 ही साल तो मिलता है, उससे ज़्यादा कहाँ देगा? देगा क्या? नहीं देगा ना। देगा तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है। इंश्योरेंस प्रीमियम को मार्क कर लो, क्योंकि आप लोग को फंसाया, मतलब फंसाया तो मैं जानबूझ के। नेक्स्ट है टैक्सेस एंड लीगल एक्सपेंसेस, इसको भी मार्क कर लो। टैक्सेस एंड लीगल एक्सपेंसेस, कभी भी टैक्स भरोगे या फिर कोई भी लीगल एक्सपेंसेस आप दोगे, भले 1 बार 2 साल में या 2 साल में 1 बार 2 या 3 साल में, टैक्स तो हर साल देना पड़ेगा, टैक्स में छूट नहीं है। ठीक है।
लेकिन लीगल एक्सपेंसेस बाई चांस में कभी दोगे ना, तो उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर मत मान लेना, ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लीगल एक्सपेंसेस क्या होता है, मान लो कंपनी के ऊपर केस लग गया, वकील चाहिए ना, फीस देगी पड़ी, ना देवो तो हो ही, ना हो ना हो ही, वो भी लीगल एक्सपेंसेस हो गया। या फिर कोई मान लो कहीं पे आपको प्लांट सेटअप करना है, अब कंपनी लो क्या बोल रहा है, या फिर अपना कोर्ट वहाँ पे परमिशन देगा नहीं देगा, तो उसके लिए आप वकील ढूंढोगे ना, ढूंढोगे तो उसको भी तो कुछ फीस दोगे, कंसल्ट करेगा वो, ऐसे भी होता है, हैं? नहीं, लीगल एक्सपेंसेस बोल रहा हूँ, लीगल केस वगैरह लग गया तब क्या करोगे, या फिर कंसल्ट कर रहे हो कहीं पे काम से रिलेटेड, तो लीगल एक्सपेंसेस में आएगा ना, टैक्स से रिलेटेड तो नहीं आएगा, ठीक है, मार्क कर लिए। अब मिसलेनियस एक्सपेंसेस क्या होता है पता नहीं, मिसलेनियस अब जितना भी खर्चा है डाल दो, चाय चखना, हाँ वो चाय बोला तुम चखना, आप वो चाय बोल रहा है, वो चखना बोल रहा है, आप क्या बोलोगे? चिल्ड मेडिसिन है, तो बिस्किट बोलो, चाय के साथ बिस्किट मिलेगा, उनके पीछे मत जाना, दिक्कत हो जाएगी। कुछ एक्सपेंडिचर ऐसा भी है जो होता तो रेवेन्यू ही है, लेकिन समय के मांग से हमें उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर मानना होगा। किसके मांग पर? ये समय का डिमांड, ठीक है, सिचुएशन, तुम क्यों नहीं आ पाए, बारिश आ रहा था उसीलिए नहीं आ पाए, सिचुएशन क्या था, बारिश आ गया था ना, एक मिनट, अभी तो पार्टी शुरू ही हो रहा है यहाँ पे। क्या बोल रहा था, कुछ सिचुएशन ऐसा होता है जो वक्त भी बदल देता है, जज्बात भी बदल देता है, और ट्रीटमेंट भी बदल देता है। क्या है? रेवेन्यू को कैपिटल मान लिया, कब कब, ध्यान से सुनना, हाँ, मुझे कब मतलब लग रहा है, ये मेरा अंदर वाला फीलिंग्स बोल रहा है, अंदर वाला फीलिंग्स, पॉजिटिव वाला, नेगेटिव वाला नहीं, पॉजिटिव वाला फीलिंग्स बोल रहा है कि इस बार इसी के ऊपर क्वेश्चन गिराएगा। कॉन्सेप्ट लेके जाओगे तो सब हो जाएगा, याद करने बैठोगे ना, 4 4 बुक्स है, ये तो छोटा सा टॉपिक है, ढेर सारा टॉपिक है, कितना याद करोगे? एक बार समझ गए तो बेड़ा पार, वरना तैरते रहना नदी पे, ठीक है। रिपेयर्स, रिपेयर्स क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ना, जो जरूरी है मशीन के लिए, ठीक है।
कौन लेट से आया? काहे बदनाम कर रहे हो? हाँ, छोड़ छाड़ के आ जाते ना सलीम के गली। अनारकली जा सकती, आप नहीं आ सकते, बैठो। लेकिन अनारकली कहीं और गई थी। कहाँ गई थी? कहाँ गई थी अनारकली? पता नहीं कहाँ गई थी अनारकली, पता नहीं। पता है किसी को? हाँ, उसी लिए पढ़ाई में मन नहीं लगता है। कौन कहाँ जा रहा है वही देखते रहो। रिपेयर्स बोल रहा है, रिपेयर्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि कुछ सिचुएशन ऐसा होगा जब अपने को उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की जगह अपने को क्या मानना होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, मान लो मेरे पास एक मशीन था, ये मशीन में इधर से आलू जाता था। आलू, आलू समझते हो? पोटैटो समझते हो? यहाँ पे प्रोसेसिंग होता था और इधर से क्या निकलता था? हाँ, आलू डाल के क्या निकलता है? बस सोना, गोल्ड। सोना मतलब वो नींद वाला सोना नहीं है, गोल्ड 24 कैरेट। हाँ, क्या हो, क्या फुसफुसा क्यों रहे? किसी का स्पीच था ये, किसका स्पीच था? पता है किसका सर स्पीच था? राहुल गांधी। हाँ, आए देखो व्हाइट फॉक्स, शाबाश। आज जरूर मिलेगा तुम्हें शिकार। राहुल गांधी, श्री राहुल गांधी जी का पता नहीं वो दिए थे कि नहीं दिए थे, लेकिन मिला तो जरूर था। अब या तो एडिट तो नहीं किया था, शब्द उन्हीं का था। अब सिचुएशन को एडिट कर दिया होगा, अलग बात है। उनके साथ भी वही हो गया, रेवेन्यू की जगह कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। एक साइड से आलू डालेगा, दूसरा साइड से सोना। एक आलू में मैं एक सोना निकाल रहा था, ठीक है। एक टाइम के बाद ऐसा हो गया ना कि मैं एक आलू डाल रहा हूँ ना तो हाफ निकल रहा है। क्या हो गया? पहले एक सिंगल पीस निकलता था, अब हो गया हाफ। जो पहले सिंगल निकलता था वो हाफ हो गया। क्यों? क्योंकि ये उम्र हो गया इसका बेचारा का, ये मशीन का। लेकिन मेरे पास एक ऑप्शन है, अगर मैं इसको रिपेयर करूं, क्या करूं? रिपेयर करूं तो दोबारा से एक आलू में एक सोना मिलेगा मेरे को। कर दूं रिपेयर? सिचुएशन देख के बताओ ना। एक आलू में एक सोना था पहले, अभी एक आलू में आधा मिल रहा है, मिल रहा है। लेकिन मेरे पास ऑप्शन है कि मैं अगर इसको रिपेयर कर दूं दोबारा तो एक आलू में दोबारा एक सोना मिलेगा। कर दो, कर दिया रिपेयर। अब बताओ ये रिपेयर जब किया वो अपना प्रेजेंट कंडीशन मतलब पुराना वाला कंडीशन में चला गया, प्रॉपर एक आलू में एक सोना। अगर मैं ये नहीं किया होता तो मशीन धीरे धीरे कमजोर हो जाता। अब एक आलू में आधा की जगह 1/4 देना शुरू कर देता, ऐसा ही कुछ होता ना। लेकिन ये दोबारा एक वाला कंडीशन में चला गया, चला गया ना। मशीन को यूजेबल कंडीशन में ला दिया। परफेक्ट हो नहीं हो, परफेक्ट में भी ला सकता है या परफेक्ट से थोड़ा नीचे भी ला सकता है, लेकिन ला तो दिया ना। तो ये हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब क्या होगा? जो मशीन का कीमत है ना, ये जो मशीन का कीमत था उसमें ये जुड़ जाएगा। कब जुड़ा? मार्क कर लो। यहां पे क्या बोल रहे हैं? ह्यूज अमाउंट इनकर्ड किया किसमें? ऑन अ सेकेंड हैंड मशीनरी इन ऑर्डर टू ब्रिंग इट टू वर्किंग कंडीशन कैन बी ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड शुड बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ मशीनरी। क्या किया? पुराना मशीन पे उसने खर्चा किया। क्यों? क्योंकि उसको वर्किंग कंडीशन में लाना था। अगर नहीं करता, एक होता है रिपेयर एंड मेंटेनेंस जो रेगुलर करते रहना पड़ेगा। अगर वो इसमें मैंने रेगुलर वाला रिपेयर एंड मेंटेनेंस किया होता, साफ सुथरा ऑयल वगैरह चेंज कर दिया। एक आलू तो वैसे भी दे रहा है, वो एक आलू पे एक सोना तो वैसे भी दे रहा है, लेकिन उसको हर 2 महीना 1.5 महीना में एक बार रिपेयर करना होगा, साफ सुथरा करना होगा ना, ऑयल वगैरह चेंज करना होगा ना। उसका मशीन थोड़ा सा तकलीफ देने लगता है। अगर मैं वो किया होता तो आप क्या इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर मानते? क्या मानते?
लेकिन ये तो कंडीशन ख़राब हो गया मशीन का, चल नहीं पा रहा बेचारा, एक की जगह आधा दे रहा है, मुझे दोबारा एक चाहिए। मैंने कर दिया उस पर रिपेयर, बिंदास, अमाउंट भी बढ़ा ही डाला, क्योंकि रिपेयर करोगे तो कुछ पार्ट्स वगैरह चेंज करना पड़ जाता है, पार्ट्स चेंज करोगे तो खर्चा लग जाता है। तो क्या हो गया ये कैपिटल एक्सपेंडिचर। कब हुआ? उसको वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए मुझे खर्चा करना पड़ा, मतलब कि वो वर्किंग कंडीशन में नहीं था। सेकेंड हैंड मशीनरी बोला, हाँ, अगर नया होता तो रिपेयर वाला बात ही नहीं आता, यहाँ पे इंस्टॉलेशन वाला बात आता, और इंस्टॉलेशन बोलते ही अपन को पता है कि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में ही जाना है, आगे पीछे कुछ नहीं देखना है, ठीक है। वेजेस, थोड़ा देर पहले अपन लोग पढ़े थे वेजेस। वेजेस क्या था? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि कुछ ऐसा सिचुएशन होगा जिसमें वेजेस को आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर मानना होगा। क्या? कैपिटल या कैपिटल, कुछ भी मानो, सी आगे में होना चाहिए। हाँ, ये क्या हो गया? ये बाहर बोर्ड है। हाँ, CMA कंस्ट्रक्शन। क्या बनाया मैंने? बिल्डिंग। ये बिल्डिंग है। हाँ? बहुत दूर से मारा हूँ ना मैंने फोटो, तो छोटा दिख रहा है। हाँ, और थोड़ा नज़दीक से मारूंगा तो इतना तक तो आ ही जाएगा। थोड़ा दूर से, वो जूम वाला नहीं, बिना जूम में मैंने फ़ोटो मारा। दिल पे मत ले लेना इतना छोटा कैसे बिल्डिंग हो सकता है। देखो रूम भी तो बहुत सारा है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 रूम। छोटा मोटा है क्या? दूर से मारा। अब वो पीपल पेड़ के पास में है, मैंने यहाँ से फ़ोटो मारा, छोटा ही दिखेगा ना। आपको बड़ा चाहिए तो और नज़दीक से मार लेना, ठीक है, फ़ोटो। इसमें हाजिरा वगैरह लगेगा, लेबर चार्जेस वगैरह नहीं लगेगा। वो पत्थर ब्रिक्स उठा के लेके जाएगा, वो किसको किसको दोगे? वो मशीन से करोगे क्या? लगता है ना, लग जाता है। इस पे जो भी खर्चा होगा वेजेस पे, मान लो ऑफिस का ही बिल्डिंग बन रहा है, जो भी खर्चा होगा तो आप क्या प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाओगे? ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस में? ऑफिस का बिल्डिंग बन रहा है, मान लो फैक्ट्री ही बन रहा है, कहाँ पे दिखाओगे? वो बिल्डिंग पे जुड़ते जाएगा, बिल्डिंग फंड, बिल्डिंग का जो कॉस्ट लग गया ना उसमें जुड़ते जाएगा। तो वेजेस को आपने क्या माना यहाँ पे? कैपिटल। लेकिन वहीं पे अगर वो समोसा बनाने के लिए आप वेजेस दोगे तो हाँ, तब तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन ये बिल्डिंग बना रहा है या फिर कोई एसेट को इंस्टॉल करने में, जैसे मान लो मशीन आया, ठीक है, उसको इंस्टॉल करने के लिए भी एक्सपर्ट चाहिए। आप तो करोगे नहीं, नॉट बोल्ट टू टाइट करना है क्या? नहीं करना। अपन लोग इंजीनियर नहीं है, नहीं करेंगे। वी आर CMAs, या हम लोग नट बोल्ट टू टाइट नहीं करेंगे, वो हाजिरा वाला काम नहीं करते, यही ना। अरे पहले ही घमंड ढुक चुका है? पहले घमंड आ गया क्या? डाउन टू अर्थ, एकदम शांत रहना है भैया। ये काम मेरे को नहीं आता है, मुझसे नहीं होगा, मैं हिसाब किताब बोल रहा हूँ। ये नहीं बोलना कि मैं CMA हूँ, मैं नॉट बोल्ट टू पकड़ूंगा, क्या रेंज दे रहे हो आप मुझे, ऐसा वाला नहीं। दो तरीका होगा ना बोलने का, कि एक तो दम दे दिए भयंकर, क्या सोच के रखा है आप, आपका जैसे 2 फैमिली पाल दूँ मैं, एक ये ऑप्शन है। दूसरा है कि भैया सॉरी, ये मेरा काम नहीं, सिंपल। तो आपको कैसा वाला CMA बनना है? सॉरी वाला? सॉरी अब्बा नहीं मानेंगे, तो मार्क कर लो ना। वेजेस पेड टू वर्कर फॉर द कंस्ट्रक्शन और इंस्टॉलेशन ऑफ फिक्स एसेट। कंस्ट्रक्शन या फिर इंस्टॉलेशन ऑफ फिक्स एसेट विल बी ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड एडेड टू द कॉस्ट ऑफ द एसेट। यही था ना।
मस्त है ना। थोड़ा देर पहले अपने को यही रेवेन्यू 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 बोला, थोड़ा सा सिचुएशन बदल दिया, अब्बा नहीं मान रहे यहाँ पे। थोड़ा देर पहले तो मान रहे थे कि छोटा गाड़ी होगा तो बन जाएंगे, छोटा घर होगा, छोटा गाड़ी होगा, पर मैं खुश रहूँगा। लेकिन यहाँ बोले नहीं, अब्बा ही नहीं मान रहे, कैपिटल में डालो। क्यों डालना है? किस लिए यूज़ किए थे? घर बनाने के लिए। किस लिए यूज़ किए थे? एसेट का इंस्टॉलेशन के लिए। बाप कैपिटल पे डालो, मेरे को पता नहीं। यहाँ पे अब्बा ढीठ हो गए, ठीक है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, all the expenses paid in the process of formation of a company should be treated as capital expenditure and recorded in the balance sheet as on date। ये सुनो ना, ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर आपको कहीं पे मिला था क्या? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू में एक पेज ऊपर ही है, कहाँ जा रहे हो आप वाला ही बात है। थोड़ा बहुत नहीं, वो पूरा प्रॉपर नहीं है आप वाला, लेकिन थोड़ा बहुत टच करेगा आपको। ये क्या था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? आपको कहीं पे मिला था ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस? क्या समझाया था? क्या समझाया था मैं? फैक्ट्री स्टार्ट हुआ, हाँ। थोड़ी देर पहले मैंने क्या बोला? लैंड ले रहे हो तो आप किसने क्वेश्चन राइज किया था? ये आपने, कि लैंड ले रहा है, वकील को ज़मीन के लिए जाएगा तो कैपिटल होना चाहिए, ऐसा कुछ बोले थे क्या? हाँ, मिल गया। क्यों मिल गया? क्योंकि सांस भी कभी बहुत ही। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो ऊपर में थोड़ा देर पहले आपने पढ़े थे, कहाँ गया? लीगल एक्सपेंसेस पढ़े थे, वहाँ पे तो वो रेवेन्यू बोल रहा था, लेकिन यहाँ पे ये क्या बोल रहा है? जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है वो उसी में आ जाता है। मतलब ऑफिस, मेरा काम शुरू होने से पहले का खर्चा, यानी कि वकील फलना ढिमकाना जो भी खर्चा हुआ मेरा, जितना भी है वो एक साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। वो अलग अलग नहीं दिखाना है कि ये लीगल एक्सपेंसेस है, ये मशीन इंस्टॉलेशन का एक्सपेंसेस है, या ये बिल्डिंग का एक्सपेंसेस, वैसा नहीं। एक साथ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। कौन सा? डॉक्यूमेंट्स वगैरह, डॉक्यूमेंट्स का काम है मेनली, ठीक है। प्रोमोटर्स वगैरह का एक्सपेंसेस, ये सब, ठीक है। तो थोड़ा देर पहले क्या बोला? लीगल एक्सपेंसेस आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानना है, लेकिन वही लीगल एक्सपेंसेस कंपनी, मतलब मेरा बनने से पहले या मेरा प्रोडक्शन होने से पहले अगर हो गया तो उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर मानना है। ऐसा क्यों? वैसा क्यों बताओ? कोई कंफ्यूज नहीं हो रहा है क्या इसको लेके? हैं? जोर से बोलो ना। संबंध तो उसी से है। अगर वो रजिस्ट्रेशन करवाओगे नहीं कोर्ट में, जमीन का कागज पत्र जो भी करना है, अगर वो काम करोगे नहीं तो आप खोलोगे कैसे? बिजनेस स्टार्ट नहीं हुआ है, बिजनेस मेरा स्टार्ट ही नहीं हुआ है, तो मैं कैसे इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानूं? प्रॉफिट एंड लॉस में सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर डाल के छोड़ दूं क्या 1 साल का? नहीं छोड़ सकता ना। तो इसीलिए अपने इसको क्या मानना है? कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कि जो भी मैं बना रहा हूँ, फॉर्मेशन हो रहा है, उस पर खर्चा डाल देने का। क्या बोल के? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। अब बताओ ना, ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो है ना, ये आप बोल दिया कि ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर जब भी होता है वो एसेट क्रिएट करता है बोल रहा है। मतलब चांसेस है ना, 4 पॉइंट में एक पॉइंट ये था ना कि एसेट क्रिएट कर रहा है, यही था। अब ये एसेट किसे हो सकता है? खर्चा तो हो गया, बोले के नाम पे बम, बोले बम बम, नाचना शुरू मत कर देना। बोलो 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 बोलो। इसको एसेट क्यों मानेंगे? एक्चुअल में क्या होता है ना, पहले खर्चा हो चुका है ना, उसका बेनिफिट हम लोग भविष्य में लेंगे या उसी टाइम तक में ही लेंगे? भविष्य में लेते रहेंगे ना, लेते रहेंगे। तो किसी भी चीज़ से अगर मुझे बेनिफिट होता है वो तो मेरे लिए वो लाइबिलिटी होगा या एसेट होगा? एसेट। तो इसीलिए ये एसेट हो गया, ठीक है। ये मेरे को रेवेन्यू जनरेट करने का मौका देगा, इनकम इनफ्लो होगा। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अगर मैं किया ही नहीं होता,
मेरा फैक्ट्री खड़ा होता, फैक्ट्री खड़ा नहीं होता तो इनकम तो आएगा ही नहीं, मतलब कि ये ज़रूरी था, तो ये ज़रूरी मैंने खर्चा कर दिया तो ये ऑटोमेटिकली एसेट बन गया, बन गया, बस उसीलिए इसको एसेट साइड में दिखाना है। लेकिन तब तक जब तक ये टोटली राइट ऑफ नहीं हो जाता। ठीक है, क्या मार्क करोगे इसको? ऑल द एक्सपेंसेस पेड इन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन, प्रोसेस, हाँ फॉर्मेशन का प्रोसेस में, कागज पत्र उत्र जो भी होगा, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन, मतलब डॉक्यूमेंटेशन का खर्चा ऑफ अ कंपनी शुड बी ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रिकॉर्डेड इन द बैलेंस शीट, क्या करके? एसेट साइड। बस सिंपल, सिंपल था। ऐसा कुछ हो रहा है कि कोई पॉइंट रेवेन्यू और कैपिटल को लेके आप लोग कंफ्यूज हो जा रहे हो अचानक से? मतलब उधर में भी था तो इधर में भी था, डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हो कि हम लोग क्यों इसको कैपिटल मान रहे हैं? कंपनी क्रिएट करते वक्त कोई वेजेस नहीं होता, बिल्डिंग वगैरह बनाते समय, हाँ वो अलग हो जाए, वो अलग हो जाएगा फिर, क्योंकि तो रेवेन्यू, ये तो कंडीशन है ना। अगर आपको बोला कि कंडीशन ऐसा ऐसा कंडीशन में ही होगा और उसने आपको कंडीशन ही नहीं बताया तो आप क्या मानोगे? खुद एज्यूम कर लोगे क्या ये कंडीशन है? नहीं करना है ना एज्यूम, क्योंकि आपका एमसीक्यू है। लेकिन वहीं पे अगर डिस्क्रिप्टिव होता तो आप नीचे में नोट लिख दोगे तो दोनों आंसर करेक्ट हो जाएगा, लेकिन ये तो अपना डिस्क्रिप्टिव नहीं है, सिर्फ गोल बनाते जाओ, गोल बनाते जाओ, वही करना है ना, ब्लैक मार्क करना है ना। तो मार्क करने में तो आप कुछ एज्यूम नहीं कर पाओगे, जो भी एज्यूम करेगा वो आपके साथ क्लास से घर आ जाएगा, पेपर में नहीं जाएगा। तो जब एज्यूम नहीं करना तो स्ट्रेट वाला आंसर देना है, वहाँ पे घुराना नहीं अपने सर को कि ये भी हो सकता है वो भी नहीं, जो स्ट्रेट क्या दिखाई दे रहा है ये होना चाहिए, मार दो निकल जाओ। ठीक है, कंडीशन है ना, कंडीशन वाला चीज़ कभी भी आ गया तो एज्यूम मत कर लेना फाउंडेशन लेवल पे, इंटर और फाइनल में तो बिंदास करना, ठीक है। लेकिन फाउंडेशन लेवल पे एजम्पशन मत लगा देना वहाँ पे बैठ के कि ये होगा, जब तक क्वेश्चन आपको बोले ना या पूछे ना। पूछ लिया तो बिंदास आंसर देना है जो करेक्ट है वो, नहीं पूछा तो स्ट्रेट वाला आंसर देना है, ठीक है। ब्रोकरेज, गवर्नमेंट स्टैम्प ड्यूटी एंड लीगल एक्सपेंसेस। ब्रोकरेज, गवर्नमेंट स्टैम्प ड्यूटी या फिर लीगल एक्सपेंसेस। लीगल एक्सपेंसेस दो दो बार आ गया ना अपने को, लेकिन ये लीगल एक्सपेंसेस बोल रहा है कि कुछ खरीदने के टाइम में। क्या खरीदने के टाइम में? प्रॉपर्टी। जैसे मान लो ये बिल्डिंग ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है, इस बिल्डिंग का कीमत मैंने दिया 20 करोड़, 20 करोड़, इसमें 2%, इस 20 करोड़ का 2% मेरे को देना है ब्रोकरेज को, ठीक है, तो प्लस 2%, ये मेरा बिल्डिंग का कीमत हुआ ना, प्लस 2% बिल्डिंग का कीमत होगा या नहीं होगा? अगर आपको कोई पूछा, चलो पकड़ लो ये बिल्डिंग का कीमत था 18 करोड़, लेकिन आपने पेमेंट किया 20 करोड़, इंक्लूडिंग ब्रोकरेज, स्टैम्प ड्यूटी, जो भी था, लीगल एक्सपेंसेस, जो भी काम करना था सारा जोड़ के आपका टोटल खर्चा हुआ 20 करोड़। घर पे आए, कहाँ पे आए? घर पे। पापा ने पूछा कहाँ गए थे? पापा बिल्डिंग खरीद के आया मैं। कितना में? पापा 18 करोड़ बोलोगे या 20 करोड़? है कितना बोलोगे? जब वो पूछेंगे कितना तो आप क्या बोलोगे? बिल्डिंग था 18 का पापा, खर्चा ये जोड़ा वो जोड़ा फलना ढिमकाना, 2 करोड़ एक्स्ट्रा लग गया, कमीशन वमीशन जो भी पेड किया 2 करोड़ एक्स्ट्रा लग गया। तो पापा बोलेंगे अच्छा 20 करोड़, आप बोलोगे नहीं पापा 18 करोड़। फिर पापा पूछेंगे तो 2 करोड़ किस लिए पेमेंट किया? इसलिए। हाँ तो वो घर पे गया है ना, हाँ तो आपका वहाँ पे माथा खुल गया, हाँ ये तो कैपिटल एक्सपेंडिचर था, अभी पता चला। प्रॉपर्टी खरीदने के टाइम में अगर लग गया, ठीक है, कोई भी एक्सपेंसेस, मतलब ये इसको वो जो कंस्ट्रक्शन वाला है ना उसी के साथ ऐड करो ना, कंस्ट्रक्शन को एक साइड रखो और प्रॉपर्टी खरीदो। कंस्ट्रक्शन तो आप खुद बना रहे थे ना, लेकिन प्रॉपर्टी आप जो बना हुआ है उसको डायरेक्टली जाके खरीद रहे हो, तो लेगा ही ना प्रॉफिट वगैरह, कमीशन, और जो ब्रोकरेज आपको दिखाएगा ब्रोकर, भैया मेरे पास एक अच्छा बिल्डिंग है आ जाओ ले लेने के लिए। बाहर जाओगे ना, बाहर बहुत ज़्यादा होता है, यहाँ पे उतना नहीं मिलेगा आपको, यहाँ पे उतना नहीं है, क्योंकि बाहर क्या होता है कि काम करने के लिए क्या होता है ना,
बहुत सारा, तो वो तो वहाँ पे ज़मीन खरीद नहीं पाएगा जल्दी से। तो जो रूम वगैरह होगा, फ्लैट वगैरह होगा, वो रेंट में मिल जाता है, ठीक है। जब रेंट में मिलता है, आप ढूंढ के निकाल पाओगे? निकाल भी लो तो रूम ओनर जल्दी से नहीं देगा आपको। क्यों? गए हो आसाम से दिल्ली में घर मतलब रूम रेंट में लेना है ना, वो आपको जानता है ना पहचानता है, दे देगा बेटा अरे तुम तो दिखने में बहुत अच्छा, आ जाओ रह लो मेरे घर पे। लेकिन वही ब्रोकर को फ़ोन करो, वो अपना सारा उधर निपटा देगा, आपको रूम दे देगा। आप बोलोगे कितना देना है भैया? बस 1 मंथ का रेंट दे दो मेरे को। बाहर जाओगे तो ये ब्रोकर पकड़ो, रूम ढूंढो, बैठो। बहुत रेयरली आपको खुद जाओगे तो मिलेगा। अब ऐसा होने का 2 रीज़न है। पहला रीज़न, आप तो नया हो, आपको पहचानेगा नहीं, पहला रीज़न। दूसरा रीज़न ये है, ठीक है आज तो वो ओनर डायरेक्टली आपको दे दिया, लेकिन बीच में कमीशन किसका कट गया? ब्रोकर का। ऐसा ये भी तो हो सकता है 6 मंथ बाद आप रूम छोड़ दो तो रूम वैकेंट हो जाए, उस ब्रोकर को वो दोबारा बोलेगा ना, वो ढूंढ के नहीं देगा, खुद ढूंढो, मेरा कमीशन तो एक बार खा गए, खुद ढूंढो। तो इसीलिए मतलब ये मुश्किल हो जाता है। या तो आपका जान पहचान होना पड़ेगा, जल्दी से जान पहचान बना लेना, जाते ही 2-4 दिन स्टेशन में सो जाना। अगर बाहर गए तो, गलती से कभी बाहर गए तो रहने के लिए 2-4 दिन स्टेशन में सो जाना। मैं लेडीज़ को नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ जेंटलमैन को बोल रहा हूँ। आप लोग डायरेक्टली जाके ब्रोकर को दे देना, चार्ज देना, रूम में रह लेना। आप लोग नहीं, आप लोग पहले स्टेशन में सोना, फिर वहाँ पे जान पहचान बनाना, फिर जाके रूम ढूंढना, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, रॉ मटेरियल्स एंड स्टोर्स। थोड़ा देर पहले आपने क्या पढ़े थे? कंज्यूमेबल स्टोर या फिर इन्वेंट्री, रॉ मटेरियल, ये क्या होता है? रेवेन्यू। रेवेन्यू पढ़े थे ना थोड़ा देर। लेकिन आप बोल रहे हैं कि रॉ मटेरियल कभी कभार कैपिटल होता है। कब होता है? अगर मान लो कि वो रॉ मटेरियल जो मेरे पास था, मैं अपना बिल्डिंग बनाने में यूज़ कर दिया, तो खुद कंज्यूम करने के लिए कर दिया, तो तब क्या हो जाएगा? वो कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। मार्क कर लो। क्या मार्क करना है? रॉ मटेरियल्स एंड स्टोर्स आर कंज्यूम इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ फिक्स एसेट। अगर कोई फिक्स एसेट बनाने के लिए आप यूज़ कर दिए तो फिर उसको क्या मानना होगा? भले वो आपका रॉ मटेरियल था, लेकिन यूज़ कर दिए ना बिल्डिंग बनाने में। अब निकालोगे क्या? यहाँ से यहाँ तक मेरा रॉ मटेरियल यूज़ हुआ था, निकालो उसको, वो तो फिक्स हो गया, अब फिक्स एसेट बन भी गया। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, क्या बोल रहे हैं? डेवलपमेंट expenditure, all the expenditure incurred for the development of mines and plantation should be treated as capital expenditure. माइंस वगैरह देखे हो क्या? देखे नहीं ना? हाँ, कहाँ पे दिखाता है? टीवी पे दिखाता है क्या? टीवी पे नहीं, माइंस या प्लांटेशन वगैरह क्या? बर्मा बॉर्डर के पास तिनसुकिया नाम का एक छोटा सा गांव है, बोल दिया था ना। आप लोग उसको मेल करना, ईमेल करना, इतना स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, पॉपुलेशन इतना है, कैसे छोटा बोल दिया? केस दे दो। किसको दोगे केस? डायरेक्टर को। बेचारा फंसता डायरेक्टर ही है, भले स्टोरी कोई भी लिखे, फंसता कौन है? स्टोरी कोई और लिखता है, अधिकतर बहुत कम ही होता है जो खुद लिखेगा और खुद डायरेक्ट करेगा। ऐसा टैलेंट बहुत कम है अपना, मेनली तो बॉलीवुड में। टॉलीवुड में है, डायरेक्टर भी होता है, राइटर भी वही हो जाता है, ठीक है, और प्रोड्यूसर भी थोड़ा बहुत वही हो जाता है। उन लोग में होता है टैलेंट। अपना अपना बॉलीवुड में भी है एक, मतलब अच्छा है उसका माइंड। कौन है? ये सब में थोड़ा मतलब टैलेंट बहुत है उसका। पहचानते हो? हाँ, कौन? करण जौहर? नहीं, वो कहाँ लिखता है, उतना नहीं लिखता है, प्रोड्यूस ही करता है अधिकतर। फरहान अख्तर, फरहान अख्तर हो गया,
वो लिखता भी बहुत कम ही है, लेकिन डायरेक्ट प्रोड्यूस बहुत बहुत सारा है उसका, गाना वगैरह भी गा लेता है। क्या था नेक्स्ट? डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। हाँ सुनो ना, माइंस कोयला खनता है ना, कोयला क्या रास्ते के किनारे में मिलता है क्या? नहीं मिलता है। पहाड़ को यहाँ पे ब्लास्ट करेगा, फिर अंदर पे घर बनाएगा, रूम मतलब क्या, अंदर में वो सेफ्टी के लिए बनाता है ना, उन लोग बनाता है ना, तो बस कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसको रेवेन्यू नहीं मानने का, भले मेरे को कोयला निकालना था, कोयला निकालने के लिए वो यूज़ किया एक्चुअल में, तो दूसरा कोई काम ही नहीं था उसका, लेकिन उसको क्या मानना है अपने को? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कभी सुने हो बचपन में? सुने हो क्या? क्या बोल रहा है ये डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? इसको ध्यान से सुनना, क्वेश्चन इसमें बाई चांस से गिर जाता है इस टॉपिक पे। हाँ सिलेबस में नहीं है, आगे करो आगे करो, वो नोट लिखा हुआ सिलेबस में नहीं है, मैं उसका बात बताऊंगा। सिलेबस में नहीं है बोल के नहीं, उसका कॉन्सेप्ट तो है। ये अचानक से गिरता है, कभी गिरता है कभी गिरेगा ही नहीं, लेकिन गिर गया ना तो आपको भी गिरा के छोड़ेगा ये, ऐसा टॉपिक है ना। अगर गिर गया तो आपको भी ये खींचेगा, वो आपके ऊपर है कि आप में कितना दम है। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिटल और फिर रेवेन्यू एक्सपेंसेस हुज यूजफुलनेस डज नॉट एक्सपायर इन द ईयर ऑफ देयर ऑकरेंस बट जनरली एक्सपायर इन द नियर फ्यूचर। क्या बोला? कि नॉर्मली ये कॉम्बिनेशन होता है किसका? कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का, ठीक है। और ये हम लोग एक साल से ज़्यादा यूज़ करेंगे इस एक्सपेंडिचर को, ठीक है। बट जनरली एक्सपायर इन द नियर फ्यूचर, भविष्य में खत्म हो जाएगा बोल रहा है। दिस टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर आर कैरिड फॉरवर्ड एंड आर रिटर्न ऑफ इन द फ्यूचर अकाउंटिंग पीरियड। A portion of such expenditure is capitalized even though it is revenue in nature and hence is also referred to as capitalized revenue expenditure. क्या समझे? कुछ समझे कि नहीं? हैं? नहीं समझे? अरे मैं पढ़ा दिया तो खत्म, आगे बढ़े। नहीं समझे? इतना ही था, इससे देखो जितना था उतना मैं पढ़ा दिया, उसके बाद तो एग्जाम्पल वगैरह दिया हुआ है, या फिर आउट ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अ पार्ट इज रिटर्न ऑफ एंड रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड ऑफ द इनकम स्टेटमेंट व्हाइल द अनरिटर्न ऑफ पोर्शन अपीयर्स इन द बैलेंस शीट। बस इतना ही तो था, नहीं समझे? इस सोचो इसके ऊपर क्वेश्चन गिर गया और आप पकड़ नहीं पाए, क्या होगा? आप बोलो तो वो सिलेबस में नहीं है। वहाँ पे वो जो वहाँ जहाँ पे सर्कल करना वहाँ पे ऐसा मार्क करके आउट ऑफ सिलेबस लिख देना, 2 मार्क्स पक्का मिलेगा। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है ना, कैपिटल ऑफ रेवेन्यू का कॉम्बिनेशन। इससे भी आप कुछ नहीं समझे और समझोगे भी नहीं। देखो मेरे को एक कंपनी खोलना था, ठीक है, कंपनी खोलना था, मतलब कोई प्रोडक्ट बनाना था, मान लो कोई सोप साबुन इस साबुन का एडवर्टाइज, मतलब जिस दिन ओपन होने वाला था ना, मतलब कंपनी नहीं, कंपनी मतलब मेरा फैक्ट्री ओपन होने वाला नहीं, कंपनी शुरुआत होने वाला है, ठीक है, शुरुआत हुआ नहीं, अभी तक बन नहीं रहा है। मैंने बुला लिया आलिया भट्ट को, ठीक है, विथ परमिशन ऑफ रणबीर कपूर। उनसे परमिशन मांगा मैंने कि आपकी आलिया जो है हमें 2 दिन के लिए दे दो एडवर्टाइज करने के लिए। आप लोग अपना अपना हीरोइन रख सकते हो, मैं आलिया को रखूँगा, ठीक है। 2-4 दिन लेट हूँ मैं, वरना वो आज मेरे पास ही होती, ठीक है। वो मिल गए रणबीर कपूर से, उसके 2 दिन बाद मुझसे मिले, तकलीफ हुआ मुझे भी, वो पुराना दर्द जाएगा नहीं, अंदर चुप चुका है। समझ सकते हो? कौन कौन समझ सकता है मेरा ये दर्द? कोई है? आप समझ रहे हो क्या मेरा दर्द? बिल्कुल नहीं। आप लोग नहीं, कोई नहीं, मैं अकेला, चलो कोई नहीं।
पर मीठा होता है ये दर्द। किसको बुला लिया? आलिया भट्ट को। मेरा कंपनी स्टार्ट हो गया क्या? नहीं हुआ। साबुन, वो बोलेंगे ये साबुन लगाओ मेरे जैसा गोरा हो जाओ। एडवर्टाइज किया, ह्यूज कर दिया ना, खर्चा अच्छा खासा खर्चा हो गया ना। मैंने उनको ब्रांड एम्बेसडर बना दिया मेरा साबुन का। बताओ ना, वो जो मैं एडवर्टाइज़ किया हूँ, क्या मैं एक दिन करके, मतलब जो उनको दिखाया मैंने, लाया पब्लिक के सामने, एडवर्टाइज़ किया उनको लेके, क्या मैं एक ही दिन में छोड़ दूंगा? मतलब उनको तो जाने दे दूंगा मैं, वो एडवर्टाइज़ को, पार्टिकुलर एडवर्टाइज़ को, ठीक है। आलिया नहीं रह सकती मेरे साथ अब, किस्मत को यही मंजूर है, तो किस्मत मानना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है दूसरा। धीरे धीरे मैं इमोशनल हो जाऊंगा तो रोक लेना है मुझे। आलिया का नाम लेते ही नहीं ऐसा कर देना ना, बस हम लोग रोक नहीं सकते अपने आंसू। चली गई तो चली गई, अब क्या कर सकते हैं। सुनो ना, जो एडवर्टाइज में अपने खर्चा किया, इतना अच्छा खासा खर्चा किया, श्रीमती कपूर को बुलाया, मिसेस कपूर, ठीक है, शर्मा से डायरेक्ट कपूर हो गई। छोड़ दूंगा क्या मैं? एडवर्टाइज करते रहूँगा ना, मैं दिखाते रहूँगा ना, बड़ा बड़ा होर्डिंग लगाऊंगा, मेरी आलिया ऐसे साबुन पकड़ के खड़ी रहेगी रहेगी, वो फ़ोन पे का ऐसा पकड़ के खड़ी, ऐसा करके दिखाती है ना, दिखा फ़ोन पे में देखे हो, गूगल पे फ़ोन पे का वो जो बारकोड स्कैनर का जो लगा के रखता है, ऐसा करके दिखाती है ना हंस के, मेरा साबुन भी दिखाएगी ऐसा करके। तो एक ही दिन मैं छोड़ दूंगा, नहीं करूँगा मैं, उसको यूज़ करूँगा ना, चलते रहेगा ना, उसका बेनिफिट मुझे मिलते रहेगा ना, इन फ्यूचर मिलेगा। जो मैंने एक्सपेंडिचर किया था अभी, उसका बेनिफिट मुझे कब तक मिलेगा? 2 साल 3 साल 4 साल तक मिलेगा ना। मान लो कि मैंने 1 लाख रुपीज़ खर्चा किया टोटल उनके ऊपर, 1 लाख एडवर्टाइजिंग में, ठीक है। मैं 2 साल 3 साल का भी तो हो सकता है, मैं 2 साल 3 साल तक वो उनका जो एग्रीमेंट है, 6 मंथ 1 ईयर 2 ईयर्स 3 ईयर्स कुछ भी हो सकता है ना, तब तक मैं आपका यूज़ करूँगा ये। आप 2 मिनट का एडवर्टाइज के लिए पैसा दे दोगे क्या? करोड़ों में नहीं दोगे ना, कुछ तो होगा आप लोग के बीच में एग्रीमेंट कि हाँ मैं इतना टाइम तक चलाऊंगा। तो जो बेनिफिट मिलेगा आपको उस एडवर्टाइज से, मेरे जैसे बहुत सारे आलिया का फ़ैन होंगे, मैं तो 1 नंबर में हूँ, पीछे में भी तो बहुत सारे होंगे, तो उन लोग वो साबुन लगाना शुरू कर देंगे ना, बेनिफिट है ना। यही तो होता है, वो ऐसा ऐसा करता है ना, बोलो जुबा केसरी, तो उनका फ़ैन भी तो होगा। वो बेचारा खा नहीं रहा था, दांत में दर्द था, फिर भी अजय देवगन को देख के ऐसा ऐसा करने लग गया, होता है ना। उसीलिए तो इन लोग को बुला के किया जाता है। यूज़ करूँगा मैं 2 साल 3 साल 4 साल, बेनिफिट मुझे मिलेगा, उसका मिलेगा ना। लेकिन जो मैंने पकड़ लो 1 लाख, छोटा सा एग्जांपल रख रहा हूँ, 1 लाख मैंने खर्चा किया, उसका बेनिफिट मैं 5 ईयर्स तक लूँगा। पर ईयर मुझे कितना बेनिफिट हो रहा है, या पर ईयर अगर मैं हिसाब करने जाऊँ, पर ईयर में कितना एक्सपेंसेस कर रहा हूँ? 20,000 ना। तो उस 20,000 को मैं हर साल, आज 20,000, इस ईयर 20,000 मैंने हटा दिया, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा दिया, क्या? एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस 20,000। फिर नेक्स्ट ईयर 20,000, कितना बचा मेरे हाथ में? 60,000। फिर नेक्स्ट ईयर 20,000 प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाऊंगा, नुकसान एज ए एक्सपेंसेस। मेरे हाथ में कितना बचा? जो भी मेरे हाथ में बैलेंस शीट फिगर होगा वो कहाँ पे रहेगा? एसेट साइड में बैलेंस शीट का। क्यों? क्योंकि मैं यूज़ करने वाला हूँ उसको। तो बैलेंस शीट में आपको कभी कभी भी मिला ऐसा? एडवर्टाइजिंग सस्पेंस अकाउंट्स, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मिला तो होगा, ध्यान नहीं दिए, कहीं ना कहीं कभी ना कभी मिला होगा, वो बैलेंस शीट में रह जाता है। पहला साल 80,000 रहेगा क्योंकि 20,000 में माइनस कर दूंगा, नेक्स्ट ईयर 60,000 बचेगा और प्रॉफिट एंड लॉस में 20,000, फिर थर्ड ईयर 40, इधर 20 20 20 0 0 ख़त्म। यही था ना, इस तरीके से मैं राइट अप करूँगा, ठीक है। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को मतलब वो एक्सपेंडिचर जिसको मैंने खर्चा कर दिया लेकिन मैं उसका बेनिफिट फ्यूचर में भी लूँगा। अब कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिटल रेवेन्यू कैसे बोला? क्योंकि 20,000 मैं हर साल ट्रीट कर रहा हूँ ना एज ए एक्सपेंसेस, अगर मैं हर साल प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा रहा हूँ यानी कि वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। और जो बचा हुआ बैलेंस शीट फिगर वो तो बैलेंस शीट में दिखा रहा हूँ यानी कि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, एसेट दिख रहा है, तो कॉम्बिनेशन हो गया दोनों का। लेकिन जितना भी आप पढ़े सारा अब पानी में धुलने वाला है। क्या धुलने वाला है? एक नोट दिया हुआ है, आफ्टर द इशुएंस ऑफ AS 26 इनटेंजिबल एसेट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। स्टार्टिंग में मैंने कभी बताया नहीं, बताया भी तो नहीं बताया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इंटरव्यू पढ़ोगे इसके ऊपर पे जाके, ठीक है।
एक्चुअल में क्या होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको गाइड करता है कौन सा ट्रीटमेंट आपको करना है कोई भी आइटम को लेके। हर किसी आइटम का अलग अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है और इंड एस होता है। इंड एस वो आप लोग को इंटर में शायद सिलेबस में आया नहीं है अभी तक, मेरे को पता नहीं है, काफ़ी टाइम हो गया इंटर का बुक देखा नहीं है, फाइनल में ज़रूर मिलेगा। ठीक है, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आप लोग को इंडेक्स पढ़ने मिलेगा। हालेलुया। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 26 क्या बोल रहा है? 26 एज 26 क्या होता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। ये कौन सा आइटम के ऊपर है? एक्चुअल में ये इंटेंजिबल एसेट के ऊपर में। ठीक है, एज 26। अब ये क्या बोल रहा है कि डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को अपन कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं मानेंगे, उसको डायरेक्टली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानेंगे। बात खत्म। मतलब कोई भी आप एडवर्टाइज के ऊपर खर्चा करो उसको रेवेन्यू मानो। पहले क्या बोला कि डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल भी होगा रेवेन्यू भी होगा। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 जब से आ गया वो बोल दिया कि नहीं, डायरेक्ट इसको क्या मानना है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या बोला देखो, आफ्टर द इशुएंस ऑफ एज 26 द एक्सपेंडिचर विच वेर रिकॉग्नाइज एज डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैज टू बी ट्रीटेड एज सिंपली रेवेन्यू एक्सपेंसेस। ठीक है, द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैज स्पेशली मेंशन दैट एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर रिसर्च, ट्रेनिंग, एडवर्टाइजिंग एंड प्रोमोशनल एक्टिविटीज। रिसर्च भी तो कैपिटल एक्सपेंडिचर था, रिसर्च कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा? सोचने जाओ तो सोचो, जल्दी सोचो, टाइम नहीं, मैं ही सोचा देता हूँ। कोई भी सामान बनने वाला है या कोई भी मेडिसिन वगैरह बनने वाला है, उसके ऊपर बहुत साल तक रिसर्च चलेगा ना, चलेगा ना, तो जो भी खर्चा होता है उसको हम लोग कैपिटलाइज कर देते थे पहले। क्या मानते थे? कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन अब एज 26 क्या बोल रहा है कि रिसर्च के ऊपर, अगर किसी चीज़ के ऊपर रिसर्च कर रहे हो तो उसको कैपिटल मत मानो, रेवेन्यू। अगर मैं आप लोग को ट्रेनिंग दे रहा हूँ, आप लोग से काम मैं 6 मंथ बाद ही कराऊंगा, लेकिन 6 मंथ तक मैं आपको ट्रेनिंग दूंगा, एक्चुअल में वो मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि आपसे मेरे को कोई फ़ायदा हो नहीं रहा है, बस मैं आपके ऊपर खर्चा कर रहा हूँ। लेकिन नहीं, एज 26 क्या बोल रहा है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानो। ठीक है, एडवर्टाइज, आलिया भट्ट आई थी चली गई। प्रोमोशनल एक्टिविटीज़, ठीक है, प्रमोशन भी कराओगे ना या सिर्फ एडवर्टाइज कराओगे? कुछ भी करा लो, मेरी है, मतलब मेरी हो सकती थी। शुड बी रिकॉग्नाइज एज एन एक्सपेंसेस ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड इन विच इट हैज़ बिन इनकर्ड। जिस साल खर्चा हुआ उसी साल मान लो। अब मेरे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है, एक साथ बल्क में मैं उसको डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं बोलूँगा, उसको मैं क्या बोलूँगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और ऑप्शन में क्या दोगे आप? एज 26। और आप लोग को अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा तो डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कौन बाईपास कर दे रहा है या कौन उसको पकड़ रहा है? एज 26। एज 26 पकड़ रहा है ना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। तो आपको क्वेश्चन भी पूछेगा एज 26 के ऊपर में। एज 26 के ऊपर में क्वेश्चन पूछेगा तो दोनों का दोनों कवर हो जाएगा उन लोग का, क्योंकि जब तक आपको डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पता नहीं होगा तब तक आप 26 पढ़ोगे नहीं। आप एज 26 कब पढ़ोगे? जब आपको पता हो कि डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 उसको कैसे पकड़ रहा है या कैसे उसको रोक रहा है। तो दोनों कॉन्सेप्ट आ गया ना, तो क्वेश्चन किसके ऊपर आने का ज़्यादा चांसेस है? आएगा तो डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, लेकिन वहाँ कहीं ना कहीं रेफरेंस आपको एज 26 का भी देगा। अगर एज 26 का रेफरेंस नहीं दिया तो वेजेस वाला जो ऑप्शन बोले थे आप, स्ट्रेट जाना है। क्या? डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटलाइज कर दे, बात खत्म। ठीक है, कुछ पोर्शन रेवेन्यू, कुछ पोर्शन कैपिटल। रेवेन्यू कौन सा? जो अगर मैं इसी साल उसको एक्सपेंसेस मान लूँ तो हो गया रेवेन्यू, और बचा हुआ पोर्शन कैपिटल। ठीक है, चलो सुनो ना, ये इलस्ट्रेशन 1 2 3 4, गेट ऑन द डांस फ्लोर, 5 6 7 8, नहीं 7 तक है, कर लेना। सिर्फ एक बार नहीं है, कम से कम 2 बार करना, कुछ ना कुछ तो बेनिफिट होगा ही। पहले एक बार पढ़ लेना जो भी कॉन्सेप्ट अपन देखे थे कैपिटल या रेवेन्यू को लेके, एक बार जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स वगैरह है उसको रीड कर लेना, नोट्स बना लेना पहले, हाँ, जो भी मार्क करवाया उसको रीड करने के बाद ही इसको सॉल्व करना और दिमाग लगाना। ठीक है, चलो मिलते हैं दोबारा, टाटा बाय बाय, गुड नाइट। 7 भी है, सारा का सारा।